नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों जीके जीएस रिवीजन सीरीज़ में जिसमें कि हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं, तो उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों इसके पहले हमारी 4 टॉपिक्स की 4 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन से। तो आप उन क्लासेस से भी ज़रूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, आप चाहे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस या फिर जीडी या फिर एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, जितने भी एनटीपीसी, ये सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों बिना वक्त जाया करिए, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार से आशय क्या है। तो बताएंगे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाले पूछ लिए जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में ये बनते नहीं हैं। तो बताइए संवैधानिक सरकार से आशय क्या है। तो हमारा जो पहले ऑप्शन का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक सरकार से मतलब है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि संवैधानिक सरकार से मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हुई हो। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। बताएंगे दोस्तों कि प्रकृति क्या है। संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है या फिर प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो आप सभी बताएंगे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संघीय विशेषताएं भी पाई जाती हैं और कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि संघीय विशेषताओं में क्या है, संघीय विशेषताओं में क्या है, द्वैध राज पद्धति है। ये इनके क्या होते हैं, यही तो इनकी विशेषताएं होती हैं, द्वैध राज पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और क्या है, लिखित संविधान है हमारा। ठीक है, लिखित, लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। लिखित और सर्वोच्च संविधान भी है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, और क्या होती है, शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरा क्या होता है, शक्तियों का, ये सब संघीय विशेषताएं होती हैं, शक्तियों का विभाजन। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता आपको बता ही दिया, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। ठीक है, आप चाहें तो इसी में और लिख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई हमारी संघीय विशेषताएं। एकात्मक विशेषताएं क्या हो जाती हैं, केंद्र, यानी केंद्र को कहीं ना कहीं राज्यों से ज़्यादा शक्तियां हैं। तो ये एक फैक्टर है जो कि इसकी एकात्मक विशेषता बन जाता है, सशक्त केंद्र। और क्या होता है, हमारे यहाँ संविधान कैसा है, एकल संविधान। जबकि पूर्ण संघ में क्या होता है कि संविधान भी राज्य का अलग हो और केंद्र का अलग हो। तो एकल संविधान, ये यहाँ की क्या है, एकात्मक विशेषता हो जाएगी। और क्या है दोस्तों, और है कि जब जो हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, जो अखिल, क्योंकि इसमें क्या होता है अखिल भारतीय सेवाओं में कि ये केंद्र के, ये नौकरशाही किसकी होती है, केंद्र की, लेकिन काम कहाँ करती है, राज्यों में। तो अखिल भारतीय जो हमारी सेवाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि संघीय प्रणाली का निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीति प्रणाली में नहीं पाया जाता। तो अभी भी आपको दोस्तों बताया, क्या शक्तियों का वितरण है, तो जी हाँ। क्या संविधान की सर्वोच्चता है, जी हाँ। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जी हाँ। लेकिन क्या दोहरी नागरिकता है, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो क्या आपकी उत्तर प्रदेश की अलग और भारत की अलग नागरिकता है, तो जी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली का लक्षण नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार क्या है। पहला ही क्वेश्चन बताया था हमने आपको, तो आप सब लोग बताएंगे कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है।
संवैधानिक सरकार क्या विधानमंडल द्वारा सरकार होती है, लोकप्रिय सरकार होती है, बहुदलीय सरकार होती है कि सीमित सरकार होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमित सरकार। और किससे सीमित? संविधान की सीमाओं से। ठीक है दोस्तों, संविधान से सीमित, संविधान से सीमित सरकार या संविधान की सीमाओं से बंधी हुई सरकार ही क्या होती है? संवैधानिक सरकार होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो बताएंगे दोस्तों कि सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है। तो जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो हो जाता है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो क्यूबा के संविधान क्या है? ठीक है दोस्तों, क्यूबा का संविधान सबसे नया संविधान है। क्यूबा का संविधान क्या है? ये जो है ये हमारा सबसे नया संविधान है। सबसे नया कब बना है दोस्तों क्यूबा का संविधान? ये है 2019 में। ठीक है दोस्तों, यूएसए के संविधान के बारे में क्या हम जानेंगे? तो जो यूएसए का संविधान है, यानी कि यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है। यूएसए का संविधान क्या है? सबसे छोटा। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? सबसे पुराना लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, जापान का संविधान क्या है? जापान का संविधान के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है कि जो जापान का संविधान है ये एशिया का सबसे पुराना है। ठीक है, तो सबसे पुराना तो यही है, लेकिन कहाँ का? एशिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एशिया का सबसे पुराना संविधान, तो जापान का संविधान। क्यूबा का संविधान सबसे नया संविधान है। और सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? तो वो हो जाएगा यूएसए का संविधान। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान कैसा है? मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति के बारे में। अभी तो आप जान चुके हैं, तो भारतीय संविधान कैसा है? आप सभी लोग बताइए, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? भारतीय संविधान कठोर है कि लचीला है, या ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर अंशतः कठोर अंशतः लचीला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब भारतीय संविधान के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेंगे, जैसे कि सॉरी दोस्तों, तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे। क्या? जैसे कि क्या भारतीय संविधान लिखित है कि अलिखित है? कैसा है? लिखित। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, उसी में आपको भारतीय संविधान बता दूंगा। संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान होता है या तो लिखित, या तो क्या होता है आप समझिएगा, या तो होता है लिखित, ठीक है, दो प्रकार का, या फिर अलिखित। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना। लिखित होता है या फिर अलिखित होता है। अब लिखित में क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि सब कुछ लिखा। लिखित का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ भाग होता है वो ज़्यादा होता है, और अलिखित में लिखा हुआ भाग कम होता है। दूसरी बात, अब जो लिखित होगा वो संविधान कैसा होता है? निर्मित। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है, मतलब निर्मित है। जो अलिखित संविधान है वो क्या होता है? वो समय के साथ क्या होता है? विकसित। वो समय के साथ विकसित होता है। दूसरा, जो लिखित होगा उसकी एक कोई तिथि होगी, लागू होने की तिथि, संविधान बनने की तिथि, तो ये सब भारतीय हैं। लेकिन जो ये होगा इसकी क्या तिथि होगी? तो नहीं, इसकी कोई तिथि नहीं होती है। दूसरा, जो लिखित संविधान है ये एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक किसी भी प्रकृति का हो सकता है। आप लिख लीजिए कि ये जो है ये एकात्मक भी हो सकता है। जैसे कि अब भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक है? जी नहीं, भारत का है अर्धसंघात्मक। संघात्मक है, ठीक है, ये एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है, या फिर अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। लेकिन ये अलिखित संविधान क्या हो सकता है? ये केवल और केवल क्या होगा? ये केवल और केवल एकात्मक ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये केवल एकात्मक से। तो भारत का संविधान यहाँ आता है। भारत का संविधान कहाँ आता है? ये आता है। ठीक है दोस्तों,
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा सही नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है कि केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय कहा है। दूसरा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। आइवर जेनिंग्स ने इसे केंद्रीयकरण के साथ संघ कहा है। और एवी डाइसी ने इसे एकात्मक संविधान कहा है। तो बताएंगे दोस्तों। तो आपको बता दें ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत है तो बस ये, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में किसने क्या कहा है। अच्छा तो ठीक है, एवी डाइसी ने कहा क्या है। तो एवी डाइसी ने विधि के शासन की बात की है। एवी डाइसी ने विधि का शासन इस बारे में बात की है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, एकात्मक संविधान तो हमारा है भी नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघी दोनों प्रकार की विशेषता अंतर्विष्ट होती है। मतलब ऐसा कौन सा प्रकार है संविधान का, या ऐसा कौन सा रूप है जिसमें मतलब आपको परिसंघी और एक मतलब एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं मिले। तो क्या वो एकात्मक होगा, तो जी नहीं। क्या वो संघात्मक होगा, जी नहीं। क्या वो अर्ध एकात्मक होगा, नहीं, वो होता है अर्धसंघी। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, अर्धसंघी होता है। ठीक है, जैसे कि भारत क्या है, अगर आपसे कोई पूछे भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारत का जो संविधान है अर्धसंघात्मक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखित और अलिखित, अभी दोस्तों आपको ये बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है और अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। तो जी हाँ, अगर कोई चीज़ लिखी है, संहिताबद्ध है, तो वो एक औपचारिक स्रोत होगा। लेकिन जो लिखी ही नहीं वो औपचारिक स्रोत कैसे हो सकता है, तो वो नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये तो सही हो गया। अब लिखित संविधान पूर्णतः देखो, जी हाँ, लिखित संविधान जो होगा वो संहिताबद्ध तो होता है ना, संहिताबद्ध होगा। क्या अलिखित संविधान संहिताबद्ध होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारे सही। उसने पूछा गया है कि इनके बीच प्रमुख अंतर क्या है, तो ये तो दोनों प्रमुख अंतर हैं। तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में संघी शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप संघी संघी पढ़ रहे हैं, संघी विशेषताएं, तो भारत के संविधान में ये कहाँ प्रयोग हुआ है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो क्या वो देशिका में है, क्या वो अनुच्छेद 368 में है, क्या भाग 3 में है, या फिर कहीं नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो संघी शब्द है वो भारत में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द आए कहाँ से हैं, यूएसए से। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द सब कहाँ से हैं, ये यूएसए से। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप बताएंगे, पहली बात तो भारत के संविधान के संदर्भ में देखना है और सही नहीं ये बताना है। तो संविधान सर्वोच्च है, तो क्या भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तो जी हाँ, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का विभाजन ही तो मेन आधार है किसका, संघीय व्यवस्था का। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, कैसा है आप बताइएगा। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो जी हाँ, संविधान संशोधन आपको करना है तो उसके लिए प्रक्रियाएं हैं, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, विशेष बहुमत से, फिर राज्यों की सहमति से, वो आगे का विषय है। तो आप बताइए, तो इसमें ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा और फिर यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसने क्या पूछा, सही नहीं है, तो वो कौन सा सही नहीं है, वो नहीं है ये जो संघ की संसद है और राज्य की विधानसभा है, ये संप्रभु नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो बताएंगे दोस्तों कि आपने पढ़ ली विशेषताएं कई, अब आप बताएंगे कौन सी नहीं है। तो क्या यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को निर्दिष्ट करता है, आप बताएंगे क्या वो करता है कि नहीं। दूसरा, यह सरकार की शक्तियों को निर्दिष्ट करता है, पूछा क्या, नहीं है। ठीक है, यह देश की सर्वोच्च विधि है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह मूल नियमों का एक समुच्चय सेट, ये भी सही है कि इसमें मूल नियम होते हैं। अब आप इन दो ऑप्शनों में देखिए, कह रहा है कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो क्या हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है, जी नहीं, हमारे यहाँ तो संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही है जो संविधान
भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। भारत का संविधान न्यायपालिका को सर्वोच्च नहीं स्वतंत्र बताता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? विधि का शासन। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि कौन से हैं जिनको विधि का शासन के लिए प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रमुख लक्षण है। पहला क्या है? शक्तियों का परिसीमन, मतलब सीमित शक्तियां, तो ये तो सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? विधि की समक्ष क्षमता, ये भी सही है। भाई विधि का शासन क्या होता है? विधि का शासन का मतलब यही होता है कि सबको विधि की समक्ष क्षमता हो, विधियों का समान अनुसरण हो। ठीक है, सरकार के प्रति क्यों जनता उत्तरदायी होने लगी, है ना? तो सरकार, ये तो गलत हो जाए। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये तो होगा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तो जरूर चाहिए। तो विधि के शासन के लिए जो प्रमुख लक्षण हो जाएंगे वो 1, 2 और 3, 4 हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। आप बताएंगे कि लोकतंत्र जो है, भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। तो इसका क्या गुण है, ऐसी क्या विशेषता है कि वह किसको क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त अब एक बेहतर व्यक्ति को क्यों ही वो करेगी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं से क्या ही मतलब है लोकतंत्र का। ठीक है, अब क्या है? साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को। तो जी हाँ, जो आम आदमी है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या होता है कि जो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। तो वो आम जन लोगों में जो भी पुरुष और महिलाएं हैं उनकी बुद्धि, यानी राजनीति को समझने या उसमें सहभाग करने की या अपने कार्यों में सहभागिता निभाने की बुद्धि को विकसित करता है और उनके लोग देश के प्रति चरित्र का विकास करता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? अब दोस्तों आप संघीय लक्षण, संघीय विशेषताएं कई बार पढ़ चुके हैं, अब आप भी ट्राई करिएगा। तो क्या केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है? तो ये तो हो जाएगा, ये तो है, उसने नहीं है पूछा है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तो भारत में पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। इकहरी नागरिकता, तो ये भी है हमारे भारत की इकहरी। हाँ, लेकिन उसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? तो आपको अभी मैंने बताया था कि संघीय लक्षण क्या होता है कि फिर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, राज्य की अलग होनी चाहिए और केंद्र की अलग होनी चाहिए, लेकिन भारत में तो नहीं है। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मूलतः विधि की सम्यक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? बताएंगे आप सभी दोस्तों कि विधि, आपने विधि का शासन पढ़ा, अब क्या है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो क्या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, या फिर कानून का उचित अनुप्रयोग है, या विधि की समझ से समानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून का उचित अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये बिल्कुल अलग है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तो मतलब यही होता है कि जो भी विधि में कह दिया जाए, चाहे वो गलत हो या सही, तो ऐसा तो नहीं है। विधि की समझ से समानता ये एक अलग विचार है। ठीक है, तो कानून का उचित अनुप्रयोग ही क्या होता है? विधि की सम्यक प्रक्रिया। और कानून का उचित अनुप्रयोग किस लिए? मतलब कानून का उपयोग कैसा हो, अनुप्रयोग कैसा हो? तर्क संगत हो। ठीक है दोस्तों, तर्क संगत। ठीक है, और सामयिक हो, तर्क संगत हो, सामयिक हो, और कैसा हो? न्यायपूर्ण कानून हो। ठीक है, यानी कि न्यायपूर्ण हो, न्यायपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, तो ये, अच्छा एक सेकेंड, आप ये समझिए कि क्या ये भारतीय संविधान में है? क्या इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है? तो नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये है कहाँ पे? तो ये जो प्रक्रिया हमने ली है, ये ली है कहाँ से? ये यूएसए की देन है, यानी कि अमेरिका की देन है। ठीक है दोस्तों, अब भले ही ये है नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इसको क्या बताया है? इसको नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार बताया है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। इसका सपोर्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट भी करती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संघीय प्रणाली, यानी कि भारत की संघीय प्रणाली कैसी है जिसमें केंद्र क्या है हमारा? सशक्त है।
आधारित है। तो यही बात वो पूछ रहा है कि जो सशक्त केंद्र की अवधारणा है या हमारी जो संघीय प्रणाली है, हमारा जो संघीय शासन है, हमने किस मॉडल पर अपनाया है। तो क्या वो यूएसए मॉडल पर अपनाया है, या आयरलैंड मॉडल पर, या कनाडा मॉडल पर, या फिर ब्रिटेन मॉडल पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के संदर्भ में विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो भारत के संविधान के संदर्भ में विषम कथन निकालना है। तो राष्ट्र की नियम पुस्तिका है, क्या ये सही होगा? ये तो सही है। यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं, अरे दस्तावेज तो है, कानूनी दस्तावेज तो ये है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब कि कौन सा विषम कथन है, यही। बाकी तो यह कानून के शासन को संहिताबद्ध करता है, सही है। मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का बी ऑप्शन, यानी कि यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ऐसा गलत है, कानूनी दस्तावेज है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी विशेषता है जो राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को क्या करती है, संदर्भित करती है? तो क्या वो धर्मनिरपेक्षता है? तो जी नहीं। क्या वो सरकार का संसदीय स्वरूप है? संसदीय स्वरूप तो अभी आपने पढ़ा भी नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर सरकार का क्या मतलब है? वो है संघवाद, क्योंकि संघवादी है जो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर क्या करती है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है दोस्तों, और इसी से उनका अस्तित्व क्या होता है, संदर्भित होता है। तो इस तरह आप इस टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने आपको बता दिए हैं। फिर भी जो छूट जाता है आपको इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक बार फिर से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इस टॉपिक से अब कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो आप ज़रूर कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस से जो रिवीजन मैं करा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है। अगर ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।